और अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, जहां इजराइल गाजा युद्ध से बिगड़े हालात रोज नई शक्ल सूरत अख्तियार कर रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले और फिर जवाब में गाजा पर इजराइल के हमले को आज 101 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में इजराइल ने बमबारी से गाजा को लगभग पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। करीब 24,000 फिलिस्तीनी इन हमलों में मारे गए हैं, ऐसा दावा है फिलिस्तीन का। 60,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हताहतों में अधिकांश तादाद महिलाओं और बच्चों की है, यानी गाजा की 1% आबादी इन हमलों में मारी जा चुकी है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से करीब 20 लाख लोग इस वक्त विस्थापित हो चुके हैं और ये सभी लोग दक्षिणी गाजा में खुले आसमान के नीचे या टेंटों में रहने को मजबूर हैं। गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट और भुखमरी है। दुनिया के कई देश और संयुक्त राष्ट्र संघ समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इजराइल से हमले रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास के खात्मे और बंधक बनाए अपने सभी नागरिकों की रिहाई के बिना हमले रोकने को तैयार नहीं है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और करीब 240 लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें कई विदेशी भी थे। इनमें से 105 नागरिक नवंबर में अस्थायी युद्ध विराम के दौरान गाजा से रिलीज कर दिए गए, वापस इजराइल पहुंच गए, लेकिन अब भी 136 इजरायली हमास के कब्जे में है। इस बीच ये पूरा संघर्ष पश्चिम एशिया में नए इलाकों को अपनी चपेट में अब लेता जा रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले से उसके कई पड़ोसी देश बेचैन और नाराज हैं। यमन, सीरिया, लेबनान, ईरान जैसे ये देश इजराइल को सबक सिखाने के लिए इस वक्त कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं। ईरान खास तौर पर नाराज है और उसने अपने पड़ोसी देश सीरिया और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान में कुछ चुनिंदा ठिकानों पर हमला किया है। ईरान का कहना है कि उसने इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल में जासूसों के मुख्यालय पर ईरान विरोधी आतंकवादी गुटों पर हमला किया है। इराकी कुर्दिस्तान में इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने और 6 के घायल होने की खबर आ जाई। इनमें एक जाना माना कारोबारी भी शामिल है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान में कहा कि उसने ये हमले कर अपने अफसरों और लोगों की शहादत का बदला लिया है। ईरान ने यह भी बताया कि उसने अपने ऊपर आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी कमांडरों को सीरिया में मिसाइलों का हमला बनाया है। अमेरिका ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदार हरकत बताया। अमेरिका ने कहा कि ईरान के ये हमले इराक की स्थिरता के खिलाफ है। दरअसल 3 जनवरी को कुछ आत्मघाती हमलावरों ने ईरान के करमान इलाके में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी पर उनकी कब्र पर जमा हुए हजारों लोगों की भीड़ के बीच जबरदस्त बम धमाके किए थे। उन हमलों में करीब 90 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। दिसंबर में भी ईरान के रास्क इलाके में एक पुलिस थाने पर आतंकवादी हमले में ईरान के 11 पुलिस अफसरों की मौत हो गई थी। ईरान का यह भी कहना है कि उसने इनका बदला लेने के लिए ही यह कार्रवाई की है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में हमले के पीछे ईरान की दलील है कि वहां उसने इजराइल के जासूसी मुख्यालय को निशाना बनाया है, जहां से पूरे इलाके में इजराइल जासूसी के काम को अंजाम देता था और आतंकवादी कार्रवाइयों की साजिश कर रहा था। ईरान के मुताबिक 25 दिसंबर को इजराइल के एक हमले में उसके सीनियर गार्ड्स कमांडर राजी मुसावी की जान चली गई थी। ईरान ने यह भी कहा कि 8 जनवरी को इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ग्रुप के एक कमांडर को मारा था। इस बीच गाजा पर इजराइल के हमले से नाराज हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। आज ही यमन से हूती विद्रोहियों की मिसाइल ने ग्रीस के एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। इस शिप पर माल्टा का झंडा था। यह शिप गाजा पर हमले के बाद इजराइल गया था और अब लाल सागर से स्वेज नहर की ओर जा रहा था। मिसाइल हमले के बाद यह करीबी बंदरगाह की ओर मुड़ गया। हालांकि हूती विद्रोहियों ने खुद अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जंगी जहाजों को निशाना बनाया था। रविवार को अमेरिका ने अपने एक जंगी जहाज पर चलाई गई हूती मिसाइल को नाकाम कर दिया था,
लेकिन सोमवार को ओमान की खाड़ी में अमेरिका के कार्गो शिप मिसाइल हमले का निशाना बना। अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा बीते शुक्रवार को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी के बाद हूती और भी अब हमलावर हो चुके हैं। लाल सागर में उनके हमलों से कार्गो शिप लगातार निशाना बन रहे हैं, जिसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रास्ता कारोबार के लिए बदलना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर इसके असर को देखते हुए कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों से पश्चिम एशिया के देशों ने चेतावनी दी है कि इससे इजराइल का गाजा संकट और भी बड़ा हो जाएगा। लाल सागर पर हूती हमलों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यूरोप के लिए भारत से अधिकतर निर्यात इसी रास्ते होता है और यह संकट यूरोप को जाने वाले भारत के 80% निर्यात पर असर डाल सकता है। इसीलिए इन दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान में हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए खासकर रेड सी में जिस तरह का डेडलॉक बना हुआ है हूती विद्रोहियों के कारण, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही यूरोप के लिए भारत के निर्यात पर काफी असर पड़ा और अब यह नया संकट समस्या और गहरा देता है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर के कंटेनर ट्रैफिक का 30% लाल सागर और स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इन हमलों के बाद पुराने व्यापारिक मार्ग पर अब विचार हो रहा है, जो काफी लंबा भी पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा। दरअसल स्वेज नहर का रास्ता भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह 1869 के बाद से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है, जिसे बाद में और चौड़ा और गहरा किया गया। दुनिया का 12% समुद्री यातायात इसी मार्ग से होता है। दुनिया की 10% पेट्रोलियम ढुलाई इसी मार्ग से होती है। हूती हमलों से यह समुद्री रास्ता बदलना मजबूरी होता जा रहा है। कई शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने भी लगी हैं, लेकिन ये महंगा पड़ रहा है। अगर पुराने रास्ते से जाएंगे तो केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाना होता है। इसके लिए यूरोप से आने वाले व्यापारिक जहाज पूरा अफ्रीका घूम कर जाते हैं। ऐसे में समुद्री सफर 10 से 14 दिन तक लंबा हो जाता है। करीब 4000 नॉटिकल माइल ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ढुलाई महंगी होने से ईंधन भी महंगा होगा। माल ढुलाई का समय बढ़ जाएगा। साफ है, लाल सागर में तनाव असर सभी देशों पर पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर भी विपरीत दिखेगा। महंगाई बढ़ेगी और देशों पर बोझ भी पड़ेगा। भारत जैसे बड़े देशों पर तो इसका असर सबसे ज्यादा महसूस होगा। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री जाकिर हुसैन साहब से। जाकिर साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये मामला कहां तक जाएगा? हूती विद्रोही मान नहीं रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, कैसे मामला रुकेगा? आगे आप क्या आता देख रहे हैं? देखिए, ये जो जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आगे जाके समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं हमको अटैक और निगोशिएशन दोनों की पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अटैक से काम बनेगा नहीं। अटैक करते रहेंगे, इजराइल अटैक करता रहा है, आज जो है 90-100 दिन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसी तरीके से अमेरिका उसकी कोलिशन फोर्सेज जो बनाई हैं, वो भी अगर अटैक करती रही हूती के ऊपर, तो भी मेरे ख्याल से अगर 1 महीना भी चल गया, तो 2 महीना भी चल गया, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो ये रेड सी है, बाबल मंदब जो है, स्वेज कैनाल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जोड़ता है। यहाँ से लगभग जो है 30% जो है कंटेनर ट्रेड दुनिया का जाता है, 10% जनरल ट्रेड जाता है, 12% ऑयल का ट्रांजिट होता है, 8% लगभग एलपीजी जो है इधर से उधर होती है, एलएनजी जो इधर से उधर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा दुनिया का, क्योंकि जो हमारे पास जो दूसरा रास्ता है वो केप ऑफ गुड होप की तरफ जाता है, उससे जो है 12-13 दिन का टाइम बढ़ जाता है और वो रूट भी इतना सेफ नहीं है, जिससे प्रीमियम बढ़ जाएगा। ऑयल की लगभग $1 मिलियन जो है पर शिप का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन ट्रेड का ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि अभी आरआईएस ने एस्टिमेट किया है कि हमारे ऊपर लगभग
6.7% ट्रेड अगर रेड सी से नहीं जाता है तो 6.7% का ट्रेड जो है डाउन हो जाएगा, जो कि $30 बिलियन होगा इस साल में। और ऑलरेडी हमारा ट्रेड जो है 6.5% डाउन हो चुका है ड्यू टू ग्लोबल रिसेशन। तो हमारे लिए एक बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। हमारा $200 बिलियन का ट्रेड इस रास्ते से होके जाता है, तो कुल मिला के हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। भारत को नुकसान होगा, आप बताएं $200 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब, सवाल ये है कि क्या इस पूरे संकट को सुलझाने में भारत की भूमिका हो सकती है? क्योंकि जयशंकर साहब ईरान गए, बातचीत कर रहे हैं, भारत अमेरिका के संपर्क में भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, ये बड़ा ही पेचीदा खेल हो गया है कि हुतीज ने अपने अटैक को इजराइल से जोड़ दिया है, और उसमें इसके जो बैकर्स हैं वो भी इस तरीके से उसमें जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ जो है निगोशिएशन ही काम नहीं करेगा, डिप्लोमेसी और डिटरेंस दोनों की जरूरत है। डिप्लोमेसी, डायलॉग प्लस डिटरेंस की दोनों की जरूरत है, जो दोनों मार्ग हम लेके चल रहे हैं। इसमें रशिया को भी हमको इन्वॉल्व, अभी जयशंकर साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया भी गए थे, वहां भी ये सारी बातें उठाई गई हैं। क्योंकि अगर वहां से अगर रेड सी रुकता है तो उसका ऑयल ट्रेड रुक जाएगा, उसका भी ट्रेड रुक जाएगा, उसको भी नुकसान होगा। तो हमारी जो एक पॉलिसी है वो हम ले चल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक निर्भर करता है कि अमेरिका और इसराइल किस तरीके से। इसराइल को छोड़ दीजिए, उसकी तो एक पॉलिसी है कि भाई हम ये सब करते रहेंगे। अमेरिका किस तरीके से इसको हैंडल करता है, ये हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है, हम खुलकर अमेरिका के साथ भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा जो है, चाहे वो पायरेसी के जमाने हो, गल्फ ऑफ अदन में जो पायरेसी का मसला रहा हो, चाहे और भी मसला रहा हो, हमने हमेशा जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई, लेकिन कॉपरेशन रखा था सभी के साथ, ताकि जो है पीस एंड स्टेबिलिटी जो है सी में बनी रहे। तो ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला सामने आ गया है। हूती को सिर्फ जो है डायलॉग से नहीं समझाया जा सकता है। जिस तरीके से वो एग्रेसिव हुआ है, हूती के सामने दो तीन चीजें हैं। नंबर एक ये है कि वो इजराइल से अपने को जोड़ दिया है, दूसरी तरफ जो है इससे इनकी लिजिटमेसी अरब वर्ल्ड में बढ़ रही है। क्योंकि ये अभी तक जो है एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखे जा रहे थे, एक शिया ग्रुप थे, एक मिलिशिया की तरह देखे जा रहे हैं, लेकिन वो एक लार्जर कॉज से अपने को जोड़ दे रहे हैं, जो अरब कंट्री, अरब की पब्लिक जो है उसको मान्यता दे रही है। तो उनकी लिजिटमेसी जो है अब जो है, नॉट एज ए मिलिशिया ग्रुप, एज ए हूती, एज ए शिया, बल्कि एक एज ए रिस्क्यूअर ऑफ हमास के पक्षपाती बन के देखे जा रहे हैं। तो इनकी भी इमेज बढ़ती जा रही है। शुक्रिया जाकिर साहब इस अपडेट के लिए। आई होप कि चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो, लेकिन बातचीत के रास्ते अभी तो खुलते नहीं दिखते हैं।